मैं हूं प्रदीप राज और आप देख रहे हैं बुलेटिन पेज। आज हम लोग पहुंचे हैं, निशा प्रकरण का मामला लगातार सोशल मीडिया पे चल रहा है और उनके परिवार से हम बात करने के लिए आए हैं। परिवार में जो भी हादसाएं हुई है वो बहुत ही दुखद है और सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड कर रहा है कि निशा को न्याय मिलना चाहिए और इसी क्रम में हम आए हैं। हम बात करेंगे उनके परिवार के लोगों से। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये पूरा प्रकरण है क्या? ये प्रकरण है निशा, जो मेरी भगनी थी, आज इस दुनिया में नहीं है डॉक्टर की लापरवाही के कारण। और वो अपना जान बचाने के लिए, मतलब इलाज करने के लिए, ठीक होने के लिए, जो भी उसको प्रॉब्लम था, अपने ही अस्पताल में जहाँ वो काम कर रही थी, अपने ही अस्पताल में अपने डॉक्टर के भरोसा में वहाँ ऑपरेशन कराने गई और डॉक्टर ने लापरवाही से ऑपरेशन करके उसके जान लेने का काम किया। बयान आया है हॉस्पिटल से कि इनको बता दिया गया था कि केस क्रिटिकल है, हायर सेंटर का केस है। तो आप लोगों को ये क्लियर किया गया था कि ये हायर सेंटर का केस है। यहाँ तक ये भी पता चला है कि मतलब इनको रेफर कर दिया गया था बाहर। मतलब उन लोगों का है कि मतलब पटना भी गया है, दुर्गापुर भी गया है केस। उसके बाद वहाँ से रिटर्न आने के बाद हमारे पास इसका ऑपरेशन हुआ है। तो ये क्या सही है? आपने पहला पूछा कि वहाँ उधर हॉस्पिटल की तरफ से ये कहा गया है, क्या कहा गया है वो कि हायर सेंटर का ये केस है। हायर सेंटर का ये केस है। हाँ, हायर सेंटर के लिए हम लोगों ने रेफर कर दिया था, उनका कहना। ये पूरी तरह से झूठ है। उन लोगों ने हमारी बच्ची को ये कहा कि यह ऑपरेशन ओपन सर्जरी के द्वारा किया जाएगा। हमारी बच्ची ने कहा कि नहीं सर, हमें डर लगता है, ओपन सर्जरी नहीं, वो जो होता है लेप्रोस्कोपी विधि से आप उससे बोले नहीं, आप जाकर के कहीं भी पता कर लो, ये ओपन सर्जरी ही होता है। ये पता लगाने के लिए डॉक्टर ने उसे बोला और वो बच्ची गई भी, ना कि वो जो झूठी बात करके वो बचने का जो प्रयास कर रहे हैं वो बातें नहीं थी। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए कि जब हॉस्पिटल में निशा भर्ती थी यहाँ पे, तो हॉस्पिटल में किसी भी तरह का मतलब पैसा लेना देना जो है यहाँ पे अनुराग में हुआ है? आप लोगों ने पैसा दिया था उनको, मतलब ऑपरेशन का जो खर्च कहिए या कितना पैसा? हाँ, इलाज के नाम पे, दवाई के नाम पे लिया है। अच्छा, कितना पैसा? यहाँ तक कि आपका हमने देखा कि उन लोगों ने ब्लड दिया है, ठीक है। हमें ये आश्चर्य लगता है कि ऐसी क्या अफरा तफरी, ये क्या लापरवाही उस इलाज में हो गई थी, उस ऑपरेशन में, कि डॉक्टरों ने खून दिया, जो वो टीम मेंबर थे उन्होंने खून दिया, वहाँ के जो कंपाउंडर या जो भी सहकर्मी थे उन लोगों को खून देना पड़ा और परिजनों पे इस बात की भनक तक नहीं लगी। वो जो खून उन्होंने दिया है, आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा कि वो जो बैग जो होते हैं ब्लड निकालने के, उसके पैसे लिए गए हम लोगों से, 500 रुपया प्रति बैग, इंजेक्शन के नाम पे, दवाई के नाम पे तकरीबन 40,000 रुपया हम परिजनों का वहां पे लिया गया। अच्छा, तो जो पेमेंट किए वो कैश दिए हैं या अकाउंट मोड में हुआ है? ये तो बाहर से आपको लाना होगा। मतलब बाहर से परचेज करके दिए? हाँ। उनको, निशा को यहाँ से रेफर जो किया गया था, ठीक है, तो आप लोग किस अवस्था में यहाँ से उनको ले गए थे? यहाँ पे हम लोगों को यह बताया गया कि जो लीकेज है वो देवघर सदर अस्पताल जो सीटी स्कैन के लिए ले गए थे। यहाँ देखिए, एक सीटी स्कैन जैसी अच्छी सुविधा आपके अस्पताल में नहीं है और इतने बड़ा ऑपरेशन का आपने डिसीजन ले लिया, ये कितनी बड़ी लापरवाही है। अस्पताल प्रबंधन
कोई इस व्यवस्था के ऊपर वो क्यों नहीं पूछ रहे हैं आप लोग? और पता है जिस एम्बुलेंस में लेकर के गया मेरी भगिनी को, आपने कहा पूछ क्यों नहीं रहा? मैंने डायरेक्ट उनसे पूछा कि जब ये हायर सेंटर का केस था तो आप लोगों ने इसको क्यों रखा? आपने वीडियो में देखा होगा, मैंने उनसे पूछा कि भाई हायर सेंटर का केस आप क्यों रखे, ये मैंने उनसे पूछा है। और आप फिर उनको रेफर कर दिए, क्या ऐसा वजह रही जो उनको रेफर किए? इसलिए मैंने तो सवाल पूछा है उनसे, और वही सवाल मैं आपसे पता नहीं आप किस परिस्थिति में कैसे उनसे पूछे, लेकिन मेरा ये कहना है कि जिस एम्बुलेंस में उसको ले जाया गया, आप उस एम्बुलेंस का आप चेक करा लीजिएगा कि उस तरह की पेशेंट जिसकी पूरी किडनी, लंग्स, फेफड़े, जब कोलकाता हमारे परिजन पहुंचे वहां लेकर के 95% बताए कि ये इन्फेक्टेड हो गए। जब यहाँ से ले गए उस परिस्थिति में उस गाड़ी में जिसका शोकर शायद हमको लगता है 60-70% खराब होगा, कितनी पटका करके वो पेशेंट गई होगी। जब वहाँ ले गए तो डॉक्टर वहाँ पे क्या बोला? कोलकाता में जब आप वहाँ पे यहाँ से जो रेफर किया गया, वो हमने लिखित रूप में वो दे दिया है, वो क्या बोला है उसका रिपोर्ट सारा दे दिया है। आपको दूसरा पक्ष रखने इसलिए कहा गया, आप हमको कॉल करके आए हैं कि आप जो फर्स्ट पक्ष में जो उन लोगों ने बयान दी उसका आप जवाब, उसी का जवाब हम पूछ रहे हैं। उन लोगों ने जिक्र किया कि हम लोगों ने एक बार 53,000, एक बार 1 लाख रुपए मैंने ट्रांसफर किया अकाउंट में, क्या ये सच है? इसको मैं बता देता हूँ कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से जब ये केस, अगर मेरी भगनी मेरा बात मान लेती तो वो इस जगह पे ना करा करके किसी दूसरे जगह पे यदि हम लोग करते तो शायद हमको लगता है कि 1 लाख रुपए तक की खर्च आती और आज उसको जान गंवाना नहीं पड़ता। क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, तो उसके बाद हमारे यहाँ नहीं रहने के एब्सेंस में मैंने उसका जितना भी ये था कि कोलोडिकल सिस्ट जो भी डॉक्यूमेंट है वो हमने एक डॉक्टर के संपर्क में हम थे और उसको हम रोक के रखे हुए थे। लेकिन चूंकि वो उस अस्पताल में काम कर रही थी और डॉक्टर रघुनंदन और डॉक्टर आलोक ने उसे इतना डरा दिया कि अगर तुम नहीं कराओगे तो कैंसर हो जाएगा। वो बेचारी आनन फानन में डिसीजन ले लिया, उसको अंधेरे में रख करके एक्सपेरिमेंट के लिए इलाज करा दिया। वो पता है वो ऑपरेशन जब अभी हम लोग पता लगा रहे हैं वो 4 से 5 घंटे का ऑपरेशन होता है। उसकी टीम में स्पेशलिस्ट सर्जन रहते हैं, मिनिमम 3 सर्जन। इन्होंने अकेले उस पेशेंट का ऑपरेशन किया। तो इतनी बड़ी लापरवाही, हम तो ये मांग करते हैं आपके इस बुलेटिन पेज के माध्यम से कि इस तरह के लापरवाह डॉक्टर के कारण जो अच्छे डॉक्टर है उनका नाम खराब हो रहा है। बिल्कुल। तो इस तरह के डॉक्टरों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो ताकि फिर कोई दूसरी निशा को इस तरह के डॉक्टर जो है वो जानवर की तरह इलाज ना करे, इतनी बड़ी लापरवाही ना करे। जो पैसे की बात जो कर रहे हैं मैं उस पर बताना चाहता हूं कि जब डॉक्टरों ने उस केस को इतना बड़ा बना दिया, वो बड़ा था ही, लेकिन वो लापरवाही से वो इतना बड़ा बना दिया कि मरीज या मरीज के परिजन के अवस्था की, जब हम लोग अपोलो जो खुद डॉक्टर आलोक के ही वहाँ कांटेक्ट करके डॉक्टर मानस जो थे उनके संपर्क करके ही उन्होंने वहाँ भेजा था और उन्होंने बताया कि इस केस को इमीडिएटली जो है वो ऑपरेट करना होगा। जो सिटी एनजीओ की बात डॉक्टर आलोक ने कह के आपको भेजा है उसमें जो लीकेजेस हैं उससे नहीं लगता है कि आपके पेशेंट को कोई हार्म हो रहा है। लेकिन अभी इमीडिएट क्या है कि जितने जो उसकी स्टोमेज के जितने भी पार्ट्स हैं, अदर पार्ट्स जो भी पार्ट्स है वो इतने इन्फेक्टेड हो गए हैं कि उसको सफाई करना होगा। इतना कचरा वहां जमा हो गया है कि उसको सफाई करना होगा और उसकी ऑपरेशन में 3 से 4 लाख रुपए सिर्फ ऑपरेशन में खर्च होंगे और 60 से 70 हजार रुपया हमारे पर डे के बेड चार्जेस हैं। पता नहीं ये 10 दिन में वो छूटेगी यहाँ से या 20 दिन में छूटेगी। तो कहने का मतलब है कि एक लमसम एक वो बता रहे थे कि 11 से 15 लाख रुपए का खर्च आएगा। और रेफर करने से पहले जो अस्पताल के मालिक हैं उन लोगों से हमारे जो साथ में जो परिजन थे जिनसे वो बात करना चाहते थे, परिजन से बात नहीं करना चाहते थे,
जिनसे वो बात करना चाहते थे, हम लोगों के समक्ष वो बात हुई। उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया था कि ये हमारी बेटी है, हमारी बेटी की तरह है, आप ले जाओ, आपका अस्पताल है, जो कराना है कराओ। लेकिन जब वहाँ गई और इतने खर्च की जब बात आई, और जब लड़की के पिता ने उनको कॉल करके बताया कि ऐसी-ऐसी बात है, तो वो बोले कि अरे बंगाल है, लूट रहा है वहाँ पर। तो फिर आप बंगाल क्यों भेजे थे? मैं खुद उनका घर गया था, वहाँ से उन लोगों ने हाथ खींच लिया। खुद वो मालिक जो है वो बोलने लगे, आनाकानी करने लगे कि आप जो है वो डॉक्टर से बात कीजिए इस विषय में। पैसे की बात जबकि वो किए थे कि हम, मेरा पूर्ण आश्वासन है, आप जाओ, मेरी बेटी की तरह है, जो है हम साथ में हैं। तो जब वहाँ पर ज़्यादा खर्च देखे वो, तो वो पीछे हटने का काम किए। जबकि हम जानते थे कि नहीं, वो आश्वासन देके भेजे हैं तो हमारी बच्ची जो है वो ठीक हो करके आएगी। तो आप बताइए, बीच मझधार में ले जाकर के आपने छोड़ने का काम किया। उसके बाद देखिए, वो 24 तारीख को बोले थे कि हम मधुपुर आएँगे और सामने से बात होगी। ये बात सारा टेलीफ़ोनिक हो रहा है उनसे। 24 तारीख को आएँगे, हम आपसे बात करेंगे। 24 तारीख को आने के बाद जब हम लोग उनसे मिलने का कॉल किए, तो पता चला कि वो देवघर निकल गए हैं किसी काम से। फिर हम लोगों को दिन भर पता लगाने के बाद कि कैसे उनसे पता लगेगा, क्योंकि बच्ची हमारे छटपटा रही थी वहाँ इलाज के अभाव में, पैसे के अभाव में। फिर पता लगा कि नहीं, सो वंदे भारत जो ट्रेन है उसमें वो जो है वो हमारे जो है माननीय सांसद एमपी साहब, उनके साथ वो आ रहे हैं, तो वहीं पर उनसे मुलाकात करने हम सारा परिजन उनके पास मिलने के लिए गए। लेकिन पता है, ये अस्पताल के मालिक जो समाज सेवी बनते, आज जो हम बोल रहे हैं नौटंकी समाज सेवी इसलिए बोल रहे हैं, वो मिलना जरूरी नहीं समझा। वो बोले कल आओ, कल आओ मिलने के लिए घर पे, और सचिन तुम आना और किसी को मत लाना, तुम आना। उसके बाद हम हिम्मत करके उस वंदे भारत ट्रेन में चढ़ गए। वंदे भारत ट्रेन में हमने एमपी साहब से गुहार लगाई पूरे लिखित आवेदन के साथ कि सर हमारी भगनी की ये स्थिति है। एमपी साहब ने उस सब्जेक्ट को देखा और इग्नोर कर दिए। इस पे मैं क्या करूं, झिझक दिए। इस पे मैं क्या कर सकता हूं, ये प्रशासनिक मामला बनता है, जाके केस कीजिए। थक हार करके जामताड़ा से फिर उतर के हम घर वापस आए। सुबह में इस आशा के साथ गए कि समाज सेवी हैं, बोल के भेजे हैं, ये बचा लेंगे लगता है। गए उस आशा के साथ, लेकिन वो नहीं। तब तक मेरी बेटी इतना तड़प रही थी कोलकाता में घूम घूम के, कभी पीजी अस्पताल, कभी यहाँ कभी वहाँ। अच्छा, अपोलो में जब डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन होगा, और अस्पताल के मालिक ने जब कहा कि डॉक्टर से बात कीजिए, डॉक्टर ने अपोलो के अस्पताल के जो डॉक्टर थे उनसे कहा कि आप मेरे पास वापस भेज दो, हम इसका पेट का सफाई कर देंगे। और जब अस्पताल के मालिक ने हमसे कहा कि वहाँ डॉक्टर से आप बात कीजिए, डॉक्टर से जब बात किए तो उन्होंने कहा कि आप ना वहाँ कोलकाता के पीजी अस्पताल जो सरकारी अस्पताल है, आप वहाँ भर्ती कर दीजिए, वहाँ अच्छा ट्रीटमेंट चलता है। ये मानवता को इतना ज़्यादा शर्मसार करने वाली बात है। अरे भैया, आप यहीं बोल देते, 13 तारीख को ही बोल देते। लड़की के पिता का कहना है कि आप 13 तारीख को ही बोल देते कि अब वो नहीं बचेगी। कम से कम यहाँ वो अपने घर में ही आराम से दम तो तोड़ती। आपने जो वो तड़पा के घुमा करके जो किया, उसके बाद देखिए, जब इमरजेंसी में अस्पताल कोई भर्ती नहीं ले रहा था, उसकी हालत देख करके एक अस्पताल लिया भी अगर भर्ती, वहाँ हम लोगों का एक लमसम लग रहा था कि 7 से 8 लाख रुपया में इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। फ्लेमिंग हॉस्पिटल कोलकाता। हम फिर वो दूसरे दिन जो बुलाए थे वहाँ पे गए, उनको हम ये बात कहे कि वहाँ तो आप बोले कि महंगा इलाज है, तो डॉक्टरों ने पीजी भेज दिया, पीजी में नहीं लिया। अभी जो है उसको वहाँ पे रखे हुए हम लोग, किसी तरह बेड किसी तरह वो दिए हैं, तो 7 से 8 लाख रुपया भैया खर्चा होगा। मैं 7 से 8 लाख दे दूँ? उनका ये रिएक्शन था, मैं 7 से 8 लाख दे दूँ? और आज उनका पेपर में बयान आया है, हम लोग को कितना झूठ बोल रहे हैं कि हमने सारा इलाज का खर्च जो है। ये भी आपको शोभा नहीं देता है, ये सब बातें आपको शोभा नहीं देती है। चलिए, आपने बहुत गलत किया मेरी भगिनी के साथ। निशा प्रकरण में हम लोग आप लोग के साथ हैं, और मैं चाहूँगा कि आपको
न्याय मिले? बस हम लोग यही चाहते हैं कि निशा का जो अंतिम मांगे थी कि अब किसी ज़िंदगी के साथ या खिलवाड़ ना हो, वो बहुत बड़ी माँग करके गई है। समाज के लिए एक बहुत बड़ा वो मैसेज छोड़ कर के गई है और ऐसे डॉक्टर की वजह से और अच्छे डॉक्टर का नाम ना खराब हो, इसलिए इस तरह के डॉक्टर पे कार्रवाई होनी चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। ये हमारी माँग है। अच्छा, निशा वहाँ पे कितना दिन से कार्यरत थी? जो हमको पता है तकरीबन 2 वर्ष से। 2 वर्ष से। जब ऑपरेशन हो रहा था, तो वहाँ पे आप थे उस वक़्त? हम अपने बच्ची के ट्रीटमेंट के लिए बाहर गए हुए थे और 13 तारीख को हमको पता चला कि वो ऑपरेशन करा ली है और उसका ब्लीडिंग आ गया। जब ऑपरेशन के दौरान परिवार के कौन से लोग उनके साथ थे? उनके पति थे। उनके पति थे। जी। मिस्टेक यहीं पे हुआ है, आपको मैं बताता हूँ। उसके पति और वो खुद नर्स जो निशा थी मेरी भगिनी, वो कैपेबल नहीं थे उस डिसीजन को लेने के लिए। और जितने बड़ा ये ऑपरेशन है, उसका कंसर्न है कि जब तक उसके परिजन या कोई भी जो पढ़ा लिखा हो, एडुकेटेड हो, उनकी निगरानी में जब तक उस ऑपरेशन का कंसेंट को नहीं समझा दिया जाए, यहाँ तक कि खुद उस मरीज को पूरा ये नहीं बता दिया जाए कि इसमें क्या-क्या चीज़ होगा, क्या-क्या टेक्निक होगी, ये सब कुछ नहीं, अंधेरे में रख करके डॉक्टरों ने कि बस वो भी बच्चे की ऑपरेशन होगा कि होगा, मेरा अपना अस्पताल है, अपने डॉक्टर हैं, सब अपने हैं। आप देख रहे हैं, उन्हें अपना डाइंग डिक्लेरेशन दिया है कि इस तरह के अब डॉक्टर जो हैं, वो किसी की ज़िंदगी के साथ ना खेले। वो कितनी बड़ी वो माँग करके गए हैं। ठीक। और मैं चाहता हूँ कि उसका जो माँग है, बस मैं वो चाहता हूँ कि जब न्याय संगत कार्रवाई हो जाएगी उस डॉक्टर पर, मेरी बच्ची को जो आत्मा की शांति मिल जाएगी। आप जो है लगातार इधर मतलब देखें कि आप मिल रहे हैं लोगों से और उनका न्याय का गुहार लगा रहे हैं। जैसे मंत्री जी से आपने मिला, इधर मैंने वीडियो देखा आपका, फुरकान अंसारी साहब से भी आपने मिला, तो उन लोगों का क्या आश्वासन? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चूँकि सबसे पहले तो हमने प्रशासनिक प्रशासन को, जो थाना प्रशासन हमारा पुलिस प्रशासन है, उसे मैंने आवेदन देकर के गुहार लगाई कि जल्दी से उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसके बाद हमारे जो स्थानीय विधायक है, 2 दिन के बाद तब मैंने जा कर के उनसे संपर्क किया कि सर आप ही हमारे अभी स्थानीय विधायक हैं, इस नाते हम उनके पास गए। रही बात आप जो तीसरा बात बोल रहे हैं, फुरकान साहब की जो बात बोल रहे हैं, तो उनकी जो पुत्री है पिंकी दीदी, वो खुद चल के हमारे पास आई थी। आप देखे होंगे वो जो वीडियो डाले हैं उसमें हमारे घर का भी वो तस्वीर है। वो खुद चल के आई थी और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप चलिए वहाँ पे, आपको जो है इस तरह की जो है जो तकलीफ है उसमें वो मिलना चाहते हैं आपसे। तब मैं वहाँ जाकर गया और हमारी जो समस्या थी उनको बताया। चलिए, कि अब प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मेरा यही मांग है कि सबसे पहले जो सिविल सर्जन अभी जो एक कमेटी बनाई गई है उसमें ज़्यादा विलंब ना करे, क्योंकि निशा प्रकरण मामला जो है वो आप देख रहे हैं कि आज कल जो है हमारे जो अधिवक्ता हैं, जो सबसे बुद्धिजीवी वर्ग है, उनका भी साथ मिल गया और उनको हम आपके चैनल के माध्यम से हम प्रणाम करना चाहते हैं, बहुत दिल से आभार प्रकट करना चाहते हैं कि तो इस तरह से बहुत सारे संगठन हैं जो अपना इस बेटी के न्याय के लिए वो मांग करना चाह रहे हैं, तो इसमें विलंब ना हो, नहीं तो ये कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये उग्र वाली माहौल ना बन जाए। चलिए, तो इसमें लेट ना करते हुए, विलंब ना करते हुए जल्दी से कमेटी अपना रिपोर्ट सौंपे और इसमें त्वरित कार्रवाई हो करके जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई हो। अब आपसे एक पूछ रहे हैं कि सरकार पे और प्रशासन पे आपको पूरी भरोसा है कि न्याय करेंगे? बिल्कुल भरोसा है, उसके बाद देखा जाएगा। चलिए, ये आप सुन रहे थे उनके परिजन जयप्रकाश जी जो हैं, जो कि परिजन के मामा हैं। उन्होंने अपने जो निशा प्रकरण का जो केस है उसको जानने के लिए, समझने के लिए हम उनसे लगातार इधर 3-4 दिन से परेशान थे उनसे मिलने के लिए। कभी मेरी व्यस्तता तो कभी इनकी व्यस्तता की वजह से हम इनसे नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन आज फाइनली इनसे मिले हैं और जो ग्राउंड रिपोर्ट हम लोग बोलते हैं कि बुलेटिन पेज ग्राउंड रिपोर्ट करती है और जो फैक्ट है वो रखने का प्रयास करती है। तो आज हम लोग मिले जयप्रकाश जी से और इन्होंने अपने बातों को रखा। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलेटिन पेज। धन्यवाद।